सो हेलो वेलकम स्टूडेंट झारखंड एजुकेशन चैनल। आज आप हमको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एमसीक्यू यानी मॉडल सेट जो आया हुआ है उसके एमसीक्यू के सॉल्यूशन और डिटेल सॉल्यूशन है कि वो आंसर क्यों है ना। तो आपको आंसर बताएंगे और आंसर का हम रीजन भी आपको बताने वाले हैं। तो पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न जैसा फिजिक्स का है वैसा बायो का है वैसा ही आपका केमिस्ट्री का पैटर्न है। पैटर्न एकदम सेम है, क्वेश्चन उतना ही है। 1 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं जो 25 एमसीक्यू होगा, उसके अलावा आपका 25 एमसीक्यू है और उसके अलावा आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और कुछ क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के हैं। तो जो भी आपका है इंस्ट्रक्शन वो आप पढ़ लेना, आपको सब कुछ गिवन है। हम स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्या निकालना है, आपकी उसको निकालिए मोलरिटी, इसको लोग बोलते हैं मोलरिटी है ना। आपको मोलरिटी निकालना है, आपको यानी आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो क्या होना चाहिए, इसको आपको सबसे पहले फॉर्मुला पता होना चाहिए कि व्हाट द फॉर्मुला फॉर मोलरिटी। तो आपका जो फॉर्मुला होता है मोलरिटी का वो क्या होता है, मोलरिटी का जो फॉर्मुला होता है ना, इसको बोलते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना, कि यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स वो कितने हैं। तो उसने कहा है कि 40 ग्राम है ना। तो लिखते हैं 40 ग्राम कितना है हमारा NaOH है, ठीक है। 40 ग्राम NaOH है और NaOH का अगर आप मॉलिक्यूलर मास बोलो तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का। NaOH का भी मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वो 40 ग्राम ही होता है। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो भी कितना है, यानी मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, वो भी कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है NaOH का, वो भी होता है हमारा 40 ग्राम। तो हो जाएगा 40/40, ठीक है। इनटू से पूछा कितने में, उसने पूछा है 2 लीटर्स में। इसको डिवाइड कैसे करना है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 2 लीटर से। तो सॉल्व करते पूरी वैल्यू को, तो कितना आ जाएगा, 40 से 40 कैंसल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 1/2 और 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है आपका 0.5। तो करेक्ट आंसर होगा यहां से ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका चैप्टर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है, इसको बोलते हैं आप सॉल्यूशन, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन में कहता है 2 लिखता है 2CH3Br प्लस 2Na ड्राई था के साथ रिएक्शन कराओगे। तो कह रहा है जो रिएक्शन बन रहा है इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम है उर्च रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वुर्च रिएक्शन या उर्च रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, इसमें क्या होता है उर्च रिएक्शन में क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें कपलिंग अप टू एल्काइल हैलाइड है ना। कपलिंग क्या करते हैं, 2 एल्काइल हैलाइड का क्या कराते हैं हम, कपलिंग कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो ये एल्काइल है ना, इसे बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, मतलब एक क्या जुड़ा है, इस पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, मतलब एक हैलाइड ग्रुप है। ऐसे हमने कितने मोल्स लिए हैं, इसके 2 लिए है ना, इसको बोलते हैं कपलिंग करा देंगे है ना। तो इससे क्या होगा, इससे हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें हाइयर वेट का हम यानी हमें हाइयर एल्केन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर एक CH3 था है ना, तो यहां कितना मिल गया, यहाँ पर 2CH3 मिल गया, मतलब कि CH3 मतलब क्या हो गया, इसमें हम बोलते हैं हाइयर एल्केन बना लिया। यानी CH3 से हमने क्या बनाया, CH3Br से हमने CH3 बनाया, मतलब मिथेन हमने एथेन बना लिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग उर्च रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा ऑप्शन नंबर। आते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज, है ना, NaCl एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl हो गया इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द कैथोड। कहता है जब NaCl का जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन करने पर जो कैथोड पर मिलता है, तो कैथोड पर हमें क्या मिलता है ना। तो जब भी हम रिएक्शन कराते हैं कि दैट मींस एट द कैथोड वाटर कहता है, वाटर रिड्यूस टू प्रोड्यूस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस है ना। तो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर हमें क्या मिलता है, कैथोड पर क्या होगा, जो हमारा वाटर वो रिड्यूस करता है। तो क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हमारा वाटर जो होता है वो रिड्यूस करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कैथोड पर हमें मिलता है हाइड्रोजन। क्या मिलता है हमेशा, हमें मिलता है हाइड्रोजन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं है, मतलब संक्रमण तत्व कौन नहीं होता था। देखो संक्रमण तत्व वो नहीं होगा है ना, संक्रमण तत्व वो नहीं होता है जिसका d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाए। जिसका d ऑर्बिटल पूरा फिल हो गया है ना, उसमें क्या बोलते हैं, वो कभी भी हमारा क्या नहीं होता है, कभी हमारा ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं होता है। तो क्या करना है आपको, फेरस है, मैंगनीज है, क्रोमियम है, जिंक है, आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद है। तो फिर देखो किसमें डी ऑर्बिटल पूरा का पूरा फिलअप हो जाता है, वो किसमें होता है, वो होता है हमारा जिंक में, है ना। जिंक में क्या होता है, जिंक में होता है, इसमें बोलते हैं इसमें बोलते हैं कंप्लीट फील्ड, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीट क्या होते हैं, फील्ड डी ऑर्बिटल मिलते हैं आपको। क्या मिलता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, इसमें कंप्लीटली फील्ड होता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या है, इसलिए ये कभी भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन 5 लिखता है कि क्वेश्चन 5 हमें गया है कि इसमें कर रहा है कि रिएक्शन गेम गया है, उसमें हमें एल्कोहलिक कोएच थे, है ना। हम क्या कर रहे हैं, लिख रहा है कि हमें एल्कोहलिक कोएच से जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो क्या जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ए, ये प्रोडक्ट ए है क्या, ठीक है। तो जब भी आप कोएच के साथ आप रिएक्शन कराते हो एल्कोहलिक कोएच से, ठीक है, 2 याद रखना, इसे क्या सामने इसे बोलते हैं एल्कोहलिक कोएच से। तो आपका क्या होता है, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या होगा, आपका क्या बन जाता है, ये आपका बनता है इथीन। क्या बन जाता है आपका, इधर बनता है इथीन, है ना। क्या होगा, एलिमिनेट होगा, है ना। एलिमिनेट क्या होगा, HBr ना, एक हाइड्रोजन
मतलब ये देखो आपका जो CH3 है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br है, इसमें क्या होता है, कहाँ कहाँ से गायब होता है सुन लो एक बार। तो क्या होगा, यहां से एक ब्रोमीन चला जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब हाइड्रोजन चला जाएगा तो एक तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2। ठीक, यहां से Br चला गया तो यहां पे क्या बन गया, CH2। और बॉन्ड कितना, सिंगल बॉन्ड से बन जाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड से बन जाता है डबल बॉन्ड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आते, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से सॉल्यूशन चैप्टर क्वेश्चन आता है, लिखता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कहता है विलयन का जो प्रासरण दाब होता है उसको आप कैसे बढ़ा दोगे, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई इक्वल टू होता है हमारा CRT। ठीक है, मतलब CRT मतलब क्या करोगे, अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाना है तो आपको टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाना है ना, यानी प्राशन दाब को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, कह रहा है वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि कब होगी। तो हमें क्या करना है, हमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को बढ़ाना है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, जब आप इसको क्या करो, जब इसको आप डाइल्यूट करो, यानी जब तनुता में वृद्धि करोगे तो क्या होगा, जितना ज्यादा आप डाइल्यूट करोगे उतने नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, है ना। जितना चीजों को आप डाइल्यूट करोगे तो किससे क्या होता है, नंबर ऑफ जो फ्री आयंस है वो बढ़ते हैं। फ्री आयंस की संख्या जितनी बढ़ेगी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, तो जब आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं तो इससे क्या बढ़ते हैं, इससे हम बोलते हैं कि इसके नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फ्री आयंस, जो फ्री आयंस बनेंगे वो क्या, वो बढ़ेंगे। और नंबर ऑफ आयंस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, तो जैसे नंबर आयंस इंक्रीज करेगा क्या होगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी में क्या चाहिए, कंडक्टिविटी के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, फ्री आयंस चाहिए होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते क्वेश्चन नंबर 8 लिखता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस इज कलरलेस, किसमें कलरलेस हमें आयन मिलता है। ठीक है, तो देखो जिसमें कलरलेस मिलता है, तो फिर से बता रहा हूं, फिर से आपको बताता हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट आप जब भी पढ़ोगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एकदम से कंफर्म आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको नहीं आएगा, आप नहीं कर पाओगे। सिंपल से बता रहे हैं, एक सिंपल तरीका होता है। अब जब भी आप अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका होता है, मैक्सिमम चीज आपको चीजें याद रखनी होती है, कुछ लॉजिक होता है और मैक्सिमम चीज हमें याद रखनी होती है। जैसे जब भी पूछा जाएगा कि कलरलेस है या नहीं है ना, या कोई भी अगर टाइसेलमेंट है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इसको होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जब आप करोगे तो आपका जो होता है स्कैंडियम 3+ है ना, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें क्या, इसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, यानी अगर सभी का सभी इसका इलेक्ट्रॉन अगर भर जाएगा तो क्या बन जाता है, कलरलेस। तो कलरलेस कौन होता है, तो कलर्स होता है जो कंप्लीटली फील्ड हो, है ना, मतलब नो अनपेयर्ड, है ना। जिसमें अगर नो अनपेयर, जहां पर अनपेयर कहीं भी नहीं है, तो जहां पर पेयरिंग हो गया वो कभी भी क्या नहीं शो करेगा, वो हमेशा कलरलेस होता है। तो कलरलेस कौन होता है, जिसमें नो अनपेयरिंग, मतलब ना अनपेयरिंग मतलब होता है कंप्लीट पेयर, है ना, वो क्या होता है, वो हमारा हमेशा कलरलेस होता है। जैसे कौन हमारा स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3+ का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे देखोगे इसमें कंप्लीटली क्या है ना, इसके कंप्लीटली जो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली सब पेयर्ड है ना, सभी पेयर्ड है, इसलिए क्या होता है, ये कभी भी आपका क्या शो करता है, हमेशा कलरलेस शो करता है। आते क्वेश्चन नंबर 9 लिखता है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन। कहता है एक अवाष्पीय विलय रखने पर विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है। कहता है यह किस नियम के अनुसार होता है, इसको पता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर। अब बताओ आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर वेपर प्रेशर चीज आपने कहां पढ़ा था, रॉड्स लॉ में, है ना, कहां पढ़ा था आपने, रॉड्स लॉ, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो रॉड्स लॉ को आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, रॉड्स लॉ नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा ना। आपको जो भी 4 लॉ है वो 4 लॉ सभी पढ़ के चले जाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा, चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको बोलते हैं विद्युत रसायन बोलते हैं, वैद्युत रसायन बोलते हैं, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो क्या करना है आपको, कह रहा है कि ईएमएफ ऑफ द सेल, ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा चुका है, ये 2023 का क्वेश्चन आ चुका है ना, पीवाईक्यू में आ चुका था, इस साल तो आने का चांस कम होता है। फिर भी हमें क्या करना है कि हमें ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, जिसमें इलेक्ट्रोड कैसा है, एक इलेक्ट्रोड कैसा है आपका कॉपर है, दूसरा निकल है। तो क्या इसका रिएक्शन करना है, तो क्या होता है हमारा, हमें ई सेल निकालना है ना, हमें ई सेल निकाल, तो क्या होता है, ये होता है
कैथोड का निकाल लो, है ना, कैथोड माइनस एनोड, है ना, सेल और एनोड का सब्ट्रैक्ट कर, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब कैथोड पर कौन है ना, तो कैथोड पर है जो वो क्या है हमारा कॉपर, तो कॉपर कितना दिया है, वो दिया है प्लस 0.34, ये कैथोड का हो गया। माइनस एनोड पे कौन है, एनोड पे हमारा कौन है, एनोड पे होता है हमारा निकल। ठीक है, तो निकल कितना, निकल का माइनस 0.25, तो साइन को कंफ्यूज मत करना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.34 और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो बन जाएगा प्लस 0.25, ऐड करोगे तो बन जाएगा 0.59 वोल्ट। ठीक है, कितना बन जाएगा 0.59 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर से आता है क्वेश्चन 11, जहां पूछता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर। अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अब फिर से पूछ लिया गया कॉपर, है ना, किसने, कॉपर ने, कॉपर 2 प्लस पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए है कॉपर 2 का, कॉपर 2 प्लस का आपको कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। तो सबसे पहले क्या आप करते हो, आप कॉपर का पता होना चाहिए, है ना, कॉपर कर लोगे तो फिर आप चाहे तो आप कॉपर 2 प्लस क्या करना, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, जैसे आप 2 प्लस किया ना, तो कॉपर का लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसमें क्या करना है आपको, 2 प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब पता होना चाहिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलने वाले हैं, तो इसमें से जो आपके हम बात करते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से निकलेगा, एक निकलेगा 4s से और एक निकलेगा 3d से, है ना, एक निकलेगा 4s से और एक निकलेगा 3d से, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो जहां पर डी में कितना था, पहले से हमारा 10 होगा, है ना, 10 में से एक निकल जाएगा तो बन जाएगा 9, और 4s में 1 होगा। ठीक है, पहले 4s में जब हम कॉपर 2 पर लिखोगे, है ना, जब आप बात करते हैं कॉपर, कॉपर का लिखते हो, तो कॉपर का जब निकलोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा आर्गन बनेगा, इधर बन जाएगा ये 3d10 एंड ये बन जाएगा 4s1। ठीक, 4s1 बोलते हैं। जब आपका यहां से बात करें कि जब यहां से आपके दो है ना, जब यहां बात करते हैं, लेट सपोज, है ना, तो ये 3d10 है, ये 4s1 है, तो यहां पर 2 प्लस लिखा है, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकालना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहां निकलेगा, एक निकलेगा 4s1 से, तो वो बन जाएगा 4s0, और जो 3d10 है उसमें से भी एक निकलेगा तो बन जाएगा 3d9। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन केमिस्ट्री में रिपीटेड होते हैं, ये तो केमिस्ट्री में आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए, जो आप मेनली आप जो फेस करते हैं प्रॉब्लम, वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हो, क्योंकि में बहुत सारे रिएक्शंस जो आपको पढ़ने होते हैं, है ना। क्वेश्चन 2 आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंड्स अपॉन, देखो एक और क्वेश्चन आ गया सॉल्यूशन चैप्टर का, कहता है कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो किस पर निर्भर करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉल्यूशंस की, वो किस पे डिपेंड करती है, क्या वो साइज ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कि पार्टिकल्स को जो मिला रहे हैं सॉल्यूट उसका साइज कितना है, क्या ये सॉल्वेंट के प्रकृति पर निर्भर करता है कि जो विलायक है उसकी प्रकृति कैसी है, या फिर ये इस पर डिपेंड करता है कि कितने पार्टिकल्स हैं, यानी कि कणों की संख्या कितनी है, या नेचर ऑफ पार्टिकल्स, उस पार्टिकल का नेचर कैसा, उस पार्टिकल की प्रकृति कैसी होती है। तो इसी डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, कितने पार्टिकल्स, इसको लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या था, वो सिंपली हमें बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो 2 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते क्वेश्चन नंबर 13, लिखता है फॉर द हाफ रिएक्शन, है ना, फॉर द हाफ रिएक्शन वी हैव टू फाइंड द रिएक्शन, है ना, हमें हाफ रिएक्शन गिवन है, तो पहले बताओ कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल एट 298 केल्विन पर कितना होगा, है ना, हमसे पूछा कितने पर, हमसे पूछा है 298 केल्विन पर कितना होगा। तो 2 एंड 9 को इसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको वैल्यू को पुट करना है, तो इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू हो जाएगा आपका E0, है ना, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n, और हो जाएगा log Ag प्लस। ठीक, रख के क्या करना है, E0 सेल आपको गिवन है, E0 सेल 0.80 गिवन है, n कितना हो जाएगा, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, यहां पर n की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 1 कौन है, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए n की वैल्यू 1 हो गई। Ag प्लस का आपका कंसंट्रेशन दिया गया 0.1, सॉल्व करने पर वैल्यू जो आएगा, जो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, वो कितना होगा, वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस क्या ना, वैल्यू को रख के नस्ट इक्वेशन में, जो नस्ट इक्वेशन होता है, इस नस्ट इक्वेशन में आपको रख के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रखोगे तो आपका यहां से आंसर हो जाएगा कंप्लीट। आते क्वेश्चन नंबर 14, लिखता है ब्यूटेन टू ऑल इज, है ना, अब यहां नंबर लिख दिया, उसने पहले बोल दिया टू ऑल है, तो कह रहा है किस टाइप का एल्कोहल है, 1 डिग्री का एल्कोहल है, 2 डिग्री का एल्कोहल है, 3 डिग्री का एल्कोहल है, या डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, तो उसने बोला टू ऑल, है ना, तो यानी किस टाइप का एल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री का एल्कोहल है, क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH, वो कहां पर है, वो सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा होता है। ठीक है, वो कहां जुड़ता है, वो आपका सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा होता है, इसलिए क्या ये आपका एक 2 डिग्री का एल्कोहल है। ठीक है, बहुत
आपने केमिस्ट्री अपने नोट्स कॉपी को देखो, केमिस्ट्री में क्या करता है, आपने जहां से भी अब तक पढ़ा है उसको पढ़ो, उसके अलावा अगर नहीं समझ आ रहा है बहुत ज्यादा तो आप पीवाईक्यू चेक करो। पीवाईक्यू 2-3 साल का देखोगे, 3-4 साल का आपका देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से रिपीट होते रहते हैं। और एनसीईआरटी में कहा जाता है, एनसीईआरटी में जैक बोर्ड में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है वो जैक बोर्ड जो भी एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन आता है क्लास 12 केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सब आपका एनसीईआरटी से ही होता है। एनसीईआरटी पढ़ोगे वहीं से सारा क्वेश्चन बनता है। बाकी क्वेश्चन 40 लिखता है कि कंपाउंड फॉर्मेशन बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, है ना। इथाइल ब्रोमाइड को जब भी आप, है ना, विथ सोडियम ईथर कराते हो तो कह रहा है कि यहां पर जो रिएक्शन होगा, है ना, वो क्या बनेगा, है ना। तो जब कंपाउंड ए बन रहा है, ये ए आपका जो भी कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या है ना, व्हाट इज ए फाइनल प्रोडक्ट। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन है हमारा, वो हमारा है ऑप्शन बी। क्यों, देखो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, है ना। इससे क्या बनता है, इससे आपका इथाइल फिनाइल ईथर बनता है ना। इसे क्या नाम होता है, इस चीज क्या बोलते हैं, इस चीज को लोग बोलते हैं इथाइल फिनाइल ईथर। ये हो गया इथाइल, ये हो गया फिनाइल, और ओ ग्रुप बन जाएगा ईथर ग्रुप बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, इस चीज को लोग बोलते हैं इथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, इथाइल फिनाइल होता है और ये ईथर। ठीक है, और ये रिएक्शन कौन सा, इसे बोलते हैं विलियमसन, है ना। इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, विलियमसन। देखो आपको केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस के नाम पढ़ने में एक विलियमसन सिंथेसिस भी आपको पढ़ना है, जैसे कैनिजारो रिएक्शन पढ़ना पड़ता है ना, आपको उर्ज रिएक्शन पढ़ना पड़ता है, आपको स्टीफन रिएक्शन पढ़ना पड़ता है। ऐसे रियल वर्क जितने रिएक्शन है 14-15 रिएक्शन है, ये पढ़ लेना, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में इन पर नोट्स लिखने आता है। आई थिंक इस बार के मॉडल सेट में भी आपको 3 रिएक्शन दिया जो आता है, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको सिंपली वहां से मिल जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 60 लिखता है कि इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज के वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। तो कहता है ये किस टाइप का और किस ऑर्डर का रिएक्शन है, 0 ऑर्डर का है, प्रथम ऑर्डर का है ना, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, या 3 ऑर्डर का। तो यहाँ पर हम जो बात करते हो हमेशा इसके यूनिट से बात करते हैं ना। अगर आप यहाँ इसका यूनिट को ध्यान देना, तो इसका जो यूनिट है, यूनिट कैसा है, इसका यूनिट है जो आपका पर सेकेंड है। तो जो पर सेकेंड होता है यूनिट, ये किसका होता है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड। तो आपको बस यहाँ यूनिट से ध्यान देना था। अगर आप यूनिट पकड़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये किस टाइप का रिएक्शन है। बाकी नंबर से आप जज नहीं कर पाओगे कुछ भी, सिर्फ यूनिट से हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक, आता है क्वेश्चन 17, फिर से आता है आपका, आई थिंक ये डी ब्लॉक एलिमेंट फिर से आ गया। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग आयन शो द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होता है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकालना, मैग्नेटिक मोमेंट के हमें चाहिए होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हाईएस्ट किसका होगा, जिसका हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा, उतना ज्यादा क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप हाईएस्ट अगर देखा जाओगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, वो मैग्नीशियम 2+ पास करना, मैंगनीज, है ना, Mn, है ना, मैंगनीज 2 के पास है। यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सबसे ज्यादा कहां पर, इसके पास है। कितने हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो मैंने कहा फिर से एकदम बात करो, है ना, एकदम आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन्स कैसे पेयर्ड होते हैं, कौन अनपेयर्ड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप कर लोगे तो आपका काम यहां से बन जाएगा। आते क्वेश्चन में 8 लिखता है द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, है ना। हमें एक यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पे एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड गिवन है COEN2, है ना, Cl2 और प्लस, ध्यान है ऊपर एक प्लस लिखा है। पूछा है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 EN ग्रुप है, इसे क्या बोलते हैं, EN, ये आपका ये बोलता है इथिलीन डाइएमीन, है ना। ये क्या होता है, ये आपका बाइडेंटेंट लिगेंड है। कितना है, बाइडेंटेंट, मतलब क्या होगा, ये 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो यहां से आपको कितना मिलेगा, 1 देता है, 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे कितने, 2 है, तो हो जाएगा 2 गुना 2, कितना हो जाएगा 4, प्लस क्लोरीन कितने आइटम है, क्लोरीन के यहाँ पर 2 आइटम्स है, और एक क्लोरीन कितना देता है, एक क्लोरीन हमें 1 देता है। टोटल कितना हो गया, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा 2, टोटल कितना हो गया 6। ये मतलब इसका कॉर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कॉर्डिनेशन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 6 है। ठीक, अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा। तो हमें कोबाल्ट का निकालना है ऑक्सीजन स्टेट, तो कोबाल्ट का हमें निकालना है ऑक्सीजन स्टेट, लिख लेंगे x, लिख लेंगे इसको। ई में कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 2 × 0। ठीक, क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के यहाँ पर 2 आइटम्स है, और एक क्लोरीन का कितना होता है, वो होता है -1। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ का लिखा है +1, ऊपर से लिखा +1 मतलब कि इज इक्वल टू हो जाएगा 1 +1। ठीक, वो वैल्यू पुट करते हुए हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा x -2 × 1 हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 1।
तो दैट मीन्स कि एक्स कितने आ गए, एक्स ले जाएगी 1 + 2 मतलब कितनी होंगे 3, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन यहां पर है जो शो करता है। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं, तो फिर देखो यहां पर कोबाल्ट है ना, EN3। ठीक है, EN क्या है, इथिलीन डाइमीन क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। ऐसे कितने इसके 3 है। तो यहां पर क्या है कि जब इसको आप, ठीक है, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन बी है ना, ये क्या है, ये आपका एक नॉन सुपर इम्पॉसिबल है ऑन इट्स मिरर इमेज, यानी जब आप इसका मिरर इमेज बनाते हो तो क्या करता है, ये इसका सुपर इम्पोज नहीं कर पाता है, मतलब एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा ना, मतलब एक के ऊपर एक रखो तो ढकेगा नहीं। जैसे क्या होता है ना कि हम मान लो हमने एक चीज का इमेज बनाया और इमेज को ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा तो ऑब्जेक्ट का पूरा ढक जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, ठीक है, और यहां पर कौन है, यहां पर जब आपका जो ऑप्शन बी है इसको करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसको जब आप इमेज बनाओगे और इमेज को जब इसके ऊपर सुपर इम्पोज करोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होता, इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है इसलिए क्या शो करेगा, ये एक आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल वो क्या शो करेगा, आपका क्या करेगा, वो ध्रुवन समायोजकता को दर्शाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आते क्वेश्चन में 20 लिखता है द कंपाउंड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय केमिनोफोर, है ना, यानी केमिनोफोर के द्वारा इथाइल बेंजीन के ऑक्सीकरण करने पर, मतलब ऑक्सीडेशन करने पर जो आपका कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो जिससे करने पर आपका जो रिएक्शन कराओगे तो आपका जो इथाइल बेंजीन है ना, ठीक है, ये हो गया आपका इथाइल बेंजीन हो गया। कह रहा है इसका जब किसे कराओगे, KMNO4 से, KMNO4 से आप कराते हो। ठीक है, जब आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा है ना, जब आपका KMNO4 से आप जब इसका रिएक्शन कराते हो तो इसका जब ऑक्सीडेशन होना है तो ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या मिलता है आपको, मिलता है बेंजोइक एसिड। क्या मिलता है आपको, जो मिलेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपका बेंजोइक एसिड मिलता है। इसे क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं बेंजोइक एसिड, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्या देखो याद रखना कि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, एक ही मेथड होता है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एनसीईआरटी के पढ़ो या फिर जहाँ ट्यूशन किया है, कोचिंग किया है, या यूट्यूब पे कोई वीडियो उठाकर देख लो, एक एक चैप्टर उठाओ, एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को, है ना, जो भी चीजें बताते हैं उनको अच्छे से पढ़ो और उसको याद तो करना पड़ता है। कुछ हमें रिजेंट हमें देख के याद करना पड़ता है कि रिएक्शन कैसा है। कह रहा है एमंग द फ्लोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें कौन है, तो इसमें आपका जो होता है फॉर्मिक एसिड, है ना, HCOH, इसे बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड। ये क्या है, ये आपका एक प्रबलतम अम्ल है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोलते हैं। सुनो, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्यों होता है, ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें क्या, क्योंकि ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप, इसके पास कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है ना, इसके पास, क्योंकि एल्काइल ग्रुप क्या करता है, एल्काइल ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, वो क्योंकि इसमें वो डोनेट ग्रुप होता है, कौन सा, एल्काइल। सो आप बोलते हैं कि फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसलिए है क्योंकि ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप इसके पास नहीं है। बाकी सबके पास देखो, इसके पास भी है ना, यहाँ भी है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, ये सब क्या है, तो इसके पास एक ग्रुप है, किसके पास नहीं है, यहाँ पर हम बोलते हैं जिसको फॉर्मिक एसिड, जिसको बोलते हैं HCO, इसके पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए क्या ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। आते क्वेश्चन 22 लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिड्यूस विद जिंक HCl टू गिव हाइड्रोकार्बन, है ना, कह रहा है कि जब, है ना, किसको जिंक एसिड का रिएक्शन कराने पर वो एक हाइड्रोकार्बन आपको देता है, आपका देता है ब्यूटेन 2 ऑन, है ना, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कीटोन, यानी कीटोन आर रिड्यूस्ड, यानी कीटोन जो होते हैं, कीटोन होते हैं जिसको आप कीटोन को जब भी आप रिएक्शन कराओगे जिंक HCl के प्रेजेंस में तो क्या देता है, वो आपको एक क्या देता है, हमेशा क्या देगा, हमेशा आपको एक हाइड्रोकार्बन देगा। ठीक है, तो कौन देता है, ज्यादा रखना, कौन देता है, हमेशा हमेशा देता है कीटोन, ये कीटोन से ही मिलेगा। तो यहाँ पर कीटोन कौन है, कीटोन वाला ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, ओनली ऑप्शन 2 में, डी में लिखता है ब्यूटेन 2 ऑन, ये क्या है, ये आपका कीटोन ग्रुप है।
आते क्वेश्चन 23 लिखता है द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन एमंग द फ्लोइंग एमीन्स। यहाँ पे बहुत सारे एमीन्स गिवन है, कह रहा है इसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ना, वो कौन सा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज करता है, कब, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, मतलब यानी इलेक्ट्रॉन एल्काइल सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जैसा जैसा एक एल्काइल का सब्स्टिट्यूशन होगा वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी उतना क्या बनेगा, आपका इट इज ए स्ट्रॉन्गर बेस बनेगा। तो यहां पर आपका कौन है, आपका वो है, वो आपको होता है एन, है ना, एन इथाइलेथीमाइन, है ना, जो आपका है क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, जिससे कारण ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपको कुछ रिएक्शंस, कुछ ऑर्डर पढ़ने की जरूरत है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या कंडीशन होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या कंडीशन होती है, ये सब तो आपको केमिस्ट्री में सब देखना ही पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन 24 लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल सिंथेसिस से आप कौन सा एमीन नहीं बना सकते हो, है ना, यानी गैब्रियल सिंथेसिस द्वारा आप कौन सा एमीन है जो आप, है ना, नहीं बना पाएंगे, बोला कैन नॉट मतलब नहीं बना पाएंगे, है ना। तो यहां कहते हैं कि ठीक है, तो अब देखो ऊपर क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो कहते हैं कि गैब्रियल सिंथेसिस किसके लिए नहीं था, कभी भी सेकेंडरी एमीन के लिए, सेकेंडरी एमीन के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो सेकेंडरी एमीन कौन है, यहाँ पर जो सेकेंडरी एमीन है वो कौन हमारा है, वो एन मिथाइल बेंजाइल एमीन, है ना, ये क्या है, ये आपका एक सेकेंडरी एमीन है। और सेकेंडरी एमीन, है ना, ये क्या है, ये आपका एक, इसे बोलते हैं सेकेंडरी एमीन है। और गैब्रियल सिंथेसिस कभी भी सेकेंडरी एमीन के लिए क्या है, फेवरेबल नहीं है, मतलब सेकेंडरी एमीन होगा, यानी अगर आपका द्वितीयक एमीन होगा तो कभी भी वो क्या नहीं होगा, कभी भी वो आपका गैब्रियल सिंथेसिस सुटेबल नहीं होता इसके लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 25 लिखता है ग्लूकोज व्हेन रिड्यूस विद HI हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस पोटेशियम गिव्स। तो कह रहे जब भी आप ग्लूकोज का रिड्यूस करते हैं ना विद किसके, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो आपका क्या बनता है, आपका बनता है हमेशा एन हेक्सेन, है ना, क्या बनता है, इससे हमेशा बनता है एन हेक्सेन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, बस इतना ही। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन आपका सिंपल है, डिफाइन मोलरिटी आपको पता है कैसे होता है। ठीक है, ये इसमें आपको ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, 28 में आता है कि 2 सीरीज एलिमेंट आर प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक, है ना, विच 2 सीरीज एलिमेंट प्रेजेंट एफ ब्लॉक में 2 सीरीज एलिमेंट कौन कौन से उसका नाम बता दीजिए। लिखा है इसमें, पूछा है कि राइट द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्स, इसमें किस टाइप के, इसमें कौन टाइप का आइसोमरिज्म है, इसको आपको लिखना है। 30 में आता है राइट द नेम ऑफ रिएक्शन इन विच एल्काइल आयोडाइड आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विथ सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है कि जहां पर आप, है ना, इसमें एल्काइल आयोडाइड में हम एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड, है ना, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को जब भी आप सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन ड्राई एसीटोन में, तो आपका एल्काइल आयोडाइड बनता है। कह रहा है इस रिएक्शन का नाम क्या है, आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, 31 में क्या पूछा गया था कि विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में अलग की, जितनों में आपको अलग अलग करने के लिए, है ना, हमें कौन सा परीक्षण करना पड़ता है, जिससे हम किसे पता चला कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल, इसका सिर्फ नाम लिखना है, एक एक वर्ड में सिर्फ नाम लिखना है, कुछ नहीं लिखना है इधर। लिखा है व्हाट हैपन व्हेन एलिनिन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। जब भी आप एनिलीन को आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या होता है, आपको यानी क्या बनेगा वो बता दो। 30 में आता है विच हार्मोन मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, ना, हमारे बॉडी में जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है, इसको कौन सा हार्मोन है जिसको मेंटेन करता है, उस हार्मोन का नाम लिखना है। ठीक है, 34 आया था सेक्शन बी में था कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। जब भी आप ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ आप ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, आप देख लोगे, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत कुछ खास तो नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट आपको हमेशा निकालने आता है, उसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उससे आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। फ्यूल सेल का आपको रिएक्शन लिखना है 3 मार्क्स में। ठीक, तो यहां पर देखोगे कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको तो पढ़ना, ये सारे एनसीईआरटी में गिवन है, इंपॉर्टेंट है ना, सभी को एनसीईआरटी से एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पढ़ना, और पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन ये सब पढ़ लो, है ना। आईपीसी नेमिंग कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का कन्फर्म है, आता ही आता है सबको सब। ठीक है, कंप्लीट रिजेक्शन ये आपका आएगा ही आएगा, ये तो आपको करना जरूरी है। ये क्वेश्चन तो आपके लिए इजी होता है, मतलब पढ़ने के लिए। ठीक है, एक आता आपका आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट होता है हर साल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आते हैं।
ठीक है। जैसे इथिलामाइड टू एथोनिक एसिड कैसे बनाओगे, साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेओन कैसे बनाओगे ना, ये अल्कोहल से आप कीटोन बना रहे हो कैसे बनाओगे, बेंजीन से एसिटोफिनोन कैसे बनाओगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो हर साल आता है। फिर से आता है आईयूपीसी नेम आता है, आईयूपीएसी नेम लिखना होता है किसी भी कार्बनिक, है ना, हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबके सब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम लिखने आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लोगे तो 3 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से भी आपका कन्फर्म बन जाता है, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे इसमें कुछ ज़्यादा खास आपको मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है। फिर तब आता है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, है ना। इसके कुछ दोनों के एक एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। फिर आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसमें से आपको कोई, है ना, 4 करते हो, 6 में से कोई 4 ही करना है, ध्यान देना, है ना। आपको कोई 4 करना है, कितने में से, 6 में से, 6 में से कोई 4 ही करना होगा। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन चैप्टर क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। सेकंड आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्वेश्चन है। थर्ड में आओगे तो आपका ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आओगे आप 46 में आओगे तो ये आपका हो जाता है ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है। फिर यहाँ पर आओगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गया यहाँ पर, और ये तो मेरा फेवरेट है जो हर साल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट द शॉर्ट नोट लिखना होता है किस पे, कैनेजारो रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन या फिर एल्डोल कंडेंसेशन पर। इतना क्वेश्चन है जो आपका हर साल कंफर्म आता है। तो क्वेश्चन ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने अच्छे से पढ़े तो हो जाएगा। और ऐसे भी अभी केमिस्ट्री के पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है ना। तो पढ़ो, है ना, धीरे धीरे एक हैबिट बनाओ कि हाँ मुझे सर ऐसे पढ़ना है, आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और PYQ देख लो, और है ना, हम आपको आपको PYQ क्वेश्चन हम भेज देते हैं, टेलीग्राम पे देख लेना, या फिर हमारे व्हाट्सअप चैनल पे भी हम भेज देंगे, वहाँ से आप चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इतना लगता है, बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम लोग